कमला देवी ने अपनी बहू नेहा से कहा, बहू तुम कपड़े धो रही हो तो मेरे कपड़े भी धो देती। मशीन में बहुत अच्छे से धुल जाते हैं, ठंड में मेरे हाथ सूज जाते हैं। इतना सुनते ही बहू गुस्से में लाल पीली हो गई। बुढ़िया तेरी यह मजाल, तू मुझे अपने कपड़े धोने को बोलेगी? तेरी नौकर हूँ क्या? इतने में बहू सास के बाल पकड़कर जोर जोर से खींचकर धक्का देती है। कमला देवी का सर दीवार से जा टकराया। वह दर्द से कराहती हुई जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर अपने कमरे में चली गई। अपने बिस्तर पर बदहवास होकर गिर पड़ी। बिस्तर पर पड़े कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही न चला। 2 घंटे बाद उनकी आंखें खुली तो उनके मस्तक सूज गया था। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और बहुत तेज भूख लग रही थी। वह उठकर धीरे धीरे चलकर बहू के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा खाना दे दो, कल रात से कुछ नहीं खाया, बहुत कमजोरी लग रही है। बहू किचन में गई और एक बासी सूखी रोटी लेकर आई और उसे जमीन पर फेंकते हुए कहा, यह लो बुढ़िया, इसे खा लो और इसके बाद जाकर बर्तन साफ कर दो। सिंक में बर्तन भरे पड़े हैं। कमला देवी को भूख इतनी तेज लग रही थी कि अभी उन्हें जो भी मिले वह खा लेती जल्दी से। उन्होंने रोटी का टुकड़ा जमीन से उठाया और अपने कमरे में लेकर चली गईं। रोटी सुखाकर एकदम कड़क हो चुकी थी, उनसे खाई नहीं जा रही थी। उन्होंने थोड़ा पानी लेकर रोटी को पहले उसमें डुबो दिया, फिर जब रोटी थोड़ी नरम हो गई तो उसे पानी से निकालकर खाने लगी। कमला देवी के दिन ऐसे ही कटने लगे। 2-3 दिन पर 1 या 2 रोटी ऐसे ही फेंक कर दिया जाता था। वह उसे उठाकर ऐसे ही पानी में डुबो डुबो कर खा लेती थी। उनका शरीर बहुत कमजोर होने लगा था। वह सूख कर कांटे जैसा लगने लगी थी। एक दिन बिस्तर पर पड़े पड़े ही चिंतन में डूब गई। उनकी बहू उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगी इसका कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। पति के देहांत को अभी 3 महीने ही हुए थे। अभी तो मैं पति की जाने के गम से बाहर ही नहीं आई थी। अभी तो मेरे मन की वेदना भी खत्म नहीं हुई थी और आज मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसा नीच कर्म किया। आंसुओं की धारा उनकी आंखों से लगातार बहती जा रही थी। उनके हृदय में तूफानों की आंधी चल रही थी। उनका हृदय मानो अभी रुक जाएगा। इस समय उनको इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही थी कि इतनी पीड़ा अगर किसी पहाड़ को हो जाती तो वह पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेटा भी अपनी पत्नी का साथ देता। अपनी बहू जिसे बड़े अरमानों से ब्याह कर घर लेकर आई थी उसी के हाथों मार खाई और बेटा बहू की इतनी नीच हरकत पर कुछ नहीं कहा। काश ये धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके बदले मैं चली जाती तो यह दिन देखने तो नहीं पड़ते। कमला देवी जी अपने पति रमेश बाबूजी को याद करके और भी ज्यादा रोने लगती हैं। कमला देवी जी सोचने लगती हैं कि जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो क्या था। इस घर में उनके पास एक मिट्टी का छोटा सा कच्चा घर। दिन रात काम करती हूँ। सास ससुर की सेवा के लिए एक पैर पर खड़ी रहती। माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था तो कितने मंदिरों के चक्कर काटे, भगवान से मिन्नतें की, तब जाकर शादी के 10 साल बाद प्रभात का जन्म हुआ। कितने लाड और दुलार से उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अपनी खुशियों की आहुति देकर उसकी जिंदगी को रोशन किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज अच्छे पद पर अच्छी कंपनी में कार्यरत है। इस बेटे को आज माँ को 2 वक्त की रोटी भी बोझ लग रही है।
कमला देवी पूरी रात रोती रहती। उनकी आंखें रोते रोते सूज गईं। उन्हें किसी तरह करार नहीं आ रहा था। दोपहर से रात और रात से सुबह हो गई थी, लेकिन बेटा बहू उनके पास नहीं आए। इस बात की उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हुई एक बैग लिया। उसमें उन्होंने अपने कुछ कपड़े रखे, जमीन और घर के कागजात रखे, जितना भी गहना उनके पास थे अपने बैग में रखे और अपने घर के लिए निकल पड़ी। जब घर से बैग लेकर जा रही थी तो बेटे और बहू ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। कमला देवी जी घर से सामान लेकर निकल तो चुकी थी, परंतु उनके हृदय में अनेक प्रकार की दुविधा ने जन्म ले लिया था, क्योंकि जब से कमला देवी जी इस घर में बहू बनकर आई थी, तब से कभी भी ऐसे सामान के साथ में मायके नहीं गई थी। ससुराल की जिम्मेदारियों ने कमला देवी जी को इस कदर बांध दिया था कि कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि सामान लेकर मायके जाना पड़े। एक रात के लिए रमेश प्रसाद जी के साथ अपने मायके जाती थी। तब उनके हृदय में यह सुविधा थी कि किंतु जाना तो था ही। बहुत साहस के साथ भाई के घर में कदम रखा। भाई ने दरवाजा खोला। उनके भाई प्रकाश जी जो पेशे से वकील थे, कमला देवी जी को देखा तो चौंक गए और कहने लगे, अरे कमला, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? तुम अकेले आई हो या साथ में बेटा नहीं आया? सब कुशल मंगल तो है ना? तभी भाभी भी अंदर से आई और अपनी नंद को देखकर प्रसन्न हो गई। अरे दीदी, आप कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। दीदी अंदर आइए, आप तो वहीं खड़ी हो गई हैं। बहन अंदर आओ। कमला देवी जी ने अपना सामान एक तरफ रखा और वहीं सोफे पर बैठ गईं। भाभी ने कमला देवी जी को पानी पिलाया, फिर उनके लिए खाना लेने चली गई। कमला देवी जी के चेहरे पर परेशानी का साया था, जो कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। भाई ने पूछा, कमला क्या बात है? मैंने तुम्हें कभी ऐसे आते हुए नहीं देखा और ना ही कभी तुम इतने सामान के साथ आई हो। सब कुशल मंगल तो है ना? कोई बात नहीं है? कमला देवी जी के भाई प्रकाश जी ने विचार पूर्वक प्रश्न किया। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानते हो, रमेश जी के जाने के बाद मैं किसी तरह से संभली हूँ। उनके रहते किसी भी दिन घर में मायूसी नहीं रही। जब देखो कुछ न कुछ करते ही रहते थे तो मन लगा रहता था, किंतु अब तो जैसे घर में मातम छाया रहता है। काम तो सारे हो जाते हैं, किंतु वह बात नहीं जो रमेश जी के रहते थे। इसलिए कुछ दिन यहाँ रहने आई हूँ। कमला देवी जी ने दुखी मन से उत्तर दिया। हाँ बहन, अच्छा किया, तुम्हारा घर है, जितने दिन रहना रहो। तभी भाभी खाना लेकर आ जाती हैं। कमला देवी जी भोजन करती हैं, फिर अपना सामान उठाकर कमरे में चली जाती हैं। सामान रखकर बिस्तर पर बैठ जाती हैं। कुछ देर ख्यालों में डूबी रहीं, फिर बिस्तर पर लेट गईं। कमला देवी जी को अपनी बहू का व्यवहार बार बार सामने आकर सता रहा था। वह उसे दृश्य को भूलना चाहती थी, किंतु याद आ जाता था। कमला देवी जी के हृदय पर सैकड़ों वार कर डाले। वह किसी से कुछ नहीं कहती, बस अंदर ही अंदर घूरती रहती। आंखों से आंसू भी बहने लगता तो साफ करती रहती। नींद भी उड़ गई थी। जबरदस्ती आंखें बंद करती, फिर खोल लेती। फिर आज ही रात में जाकर नींद आई। अगली सुबह उठकर नाश्ता करके कमला देवी ने सोचा कि आज शायद बेटा बहू होती तो जरूर मुझे लेने आती। वह प्रतीक्षा में थी कि कोई आएगा तो चली जाऊंगी। कमला देवी जी दरवाजे की ओर देखती रहीं और देखते देखते शाम का समय आ गया। कमला देवी जी दरवाजे की ओर देखती, फिर कुछ सोचकर रह जाती
अब रात का समय हो गया। भोजन करके फिर से अपनी बिस्तर पर लेट गई और सोच में डूब गई। सोचते सोचते नींद में खो गई। सुबह सवेरे जागी तो सोचा आज मैं चली जाऊंगी। ऐसे ही 15 दिन बीत चुके थे। सब यही सोचते बुढ़िया गई भला टली। बुढ़िया जाएगी कहाँ, अपने भाई के घर जाकर बैठी होगी। कुछ दिन बाद खुद ही लौटकर वापस आ जाएगी। और रही बात जमीन जायदाद की, तो माँ है हमारी, लेकर कहाँ जाएगी। यह सब हमारा ही तो है, हमारे नाम करेगी। उधर कमला जी के भाई प्रकाश जी को उनके लिए चिंता सताने लगी। प्रकाश जी ने अपनी पत्नी से भी इस बारे में बात की। भाभी भी चिंता व्यक्त करने लगी। प्रकाश जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। एक दिन उन्होंने कमला जी से पूछा, आखिर बात क्या है? अपने भाई को नहीं बताओगे तो फिर मैं तुम्हारी परेशानी कैसे दूर करूंगा? मुझे पता है जरूर अंदर ही अंदर तुम घुट रही हो। शकुंतला देवी जी अपने भाई के कंधे पर सर रख कर रोने लग गई और उन्हें सारी बात बताई। प्रकाश जी ने अपनी बहन को भरोसा देते हुए कहा, जब तेरा भाई जिंदा है तो तू किस बात की फिक्र करती है? भाई ने कमला देवी जी को ढांढस बनाया। कमला देवी जी ने घर और जमीन के कागजात अपने भाई को दिखाया। कुछ दिन बाद भाई ने घर और जमीन बेचने की कागजी कार्रवाई पूरी करवाई। घर और जमीन किसी बिल्डर को बेच दी जहां पर वो फ्लैट बनवाने वाले थे। घर और जमीन बेचकर जो पैसे आए उसे उन्होंने अपने घर के पास दिए। छोटा सा घर कमला देवी के नाम से खरीद ली और बाकी के पैसे बैंक में कमला देवी के नाम से जमा करवा दिए, जो उनके मरने के बाद पास के ही एक वृद्ध आश्रम को दे दी जाएगी। बेटी बहू को कोर्ट की तरफ से घर खाली करने का नोटिस भिजवा दिया गया। नोटिस मिलते ही बेटे बहू के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उनके चेहरे की रंग उड़ गई। भागते भागते बेटे बहू अपनी माँ के पास पहुँचे। आखिरकार माँ के पैरों में गिर गई। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमारे साथ ऐसा मत करिए। अब हमसे आगे ऐसी गलती नहीं होगी, इसलिए हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। बहू भी कमला देवी जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। कमला देवी ने कहा, वह तो रमेश जी सब मेरे नाम कर गए थे, इसलिए आज मैं यहाँ खड़े भी हूँ, नहीं तो तुम लोगों ने तो मुझे जीते जी मार ही डाला था। तुम लोगों ने जब मेरी नहीं सुनी तो अब मैं क्यों तुम्हारी सुनूं? अगर मैं तुम्हें क्षमा कर भी दूं तो लेकिन यह एक विधवा बुढ़िया औरत तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। तुम लोगों ने इतने दुख दर्द दिए, इतने घाव दिए कि यह मोम जैसा दिल पत्थर बन चुका है। जो दर्द मैं सही हूँ उसका बदला तुम कभी भी नहीं उतार सकते, इसलिए तुम्हारी यही सजा है। अब कहीं भी जाकर रहो। अब आगे की जिंदगी मुझे सुख शांति और चैन से जीनी है। इतना कहकर कमला देवी अपने घर में चली गई। बेटे बहू मुंह लटकाए खड़े के खड़े देखते रह गए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? कमला देवी जी ने सही किया या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। और आशा करते हैं यह कहानी सुनकर आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि अगली कहानी की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। कोई कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।